नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इंटेंस लाइट यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज हम उत्तर प्रदेश सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम और समाज कल्याण पर्यवेक्षक जो सामान्य चयन के लिए परीक्षा 2018 में आयोजित की गई थी और जो बाद में कोर्ट में जाने के बाद निरस्त हो गई थी, और फिर इसी के स्थान पे अब री एग्जामिनेशन होना तय हुआ है। ठीक है, तो उस पेपर को जो पूछा गया था उसको यहाँ पर आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता वाले भाग को देखेंगे और बताते चले मित्रों कि ये जो परीक्षा हुई थी ये प्रथम पाली का पेपर है। सेकंड पाली का भी हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हिंदी, उसके बाद जो है इसी पेपर का जो सामान्य अध्ययन का पेपर है उसको देखेंगे, फिर दूसरे पाली का भी देखेंगे। और परीक्षा तिथि देखिए 22 दिसंबर 2018 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। देखें, पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों ये गद्यांश है, इसको पढ़ करके आप बहुत ही आसानी से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, सभी प्रश्नों का उत्तर दे लेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए मैं इसको पढ़ देता हूँ। देखें, अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का? प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है। बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होने का। चैतन्य आत्मा की पूजा से ही ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। चैतन्य पूजा से ही मनुष्य के कल्याण हो सकता है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जब मनुष्य का प्रेममय हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकलकर बहती है, तब वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है और वही उसमें फल भी लगाती है। तो देखिए प्रश्न क्या है, किससे रहित राज्य किस काम का? तो अभी आपने पढ़ा प्रियजनों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। जगत का अर्थ क्या है? तो जगत का मतलब होता है संसार, विश्व। ठीक है, अगला है निष्फल का आशय क्या है? निष्फल का मतलब व्यर्थ। ठीक है, तो इसका अर्थ तो आप जानते ही हैं, इसको आपको ढूंढना भी नहीं पड़ रहा है पैराग्राफ में। ठीक है, अगला है सुख के खेत को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ क्या है? यानी जीवन को सुखमय बनाना या जीवन को दुखमय बनाना। देखिए, हरा भरा और प्रफुल्लित का मतलब है प्रसन्नचित, तो दुखमय तो होगा नहीं। खेत की सिंचाई कोई मतलब ही नहीं है, जीवन को संकट में डालने से भी कोई मतलब नहीं, तो जाहिर सी बात है। तो ऐसे प्रश्न है, इसको कोई भी हल कर सकता है। कक्षा 5 या 6 का स्टूडेंट हो वो भी हल कर सकता है इसको पढ़कर, तो इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन चूंकि आपके पेपर में पूछा गया था इसलिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। अगला देखें मित्रों, इसको थोड़ा सा जूम कर लें। देखें, प्रश्न संख्या 5 है, निम्न में दीर्घ स्वर क्या है? तो दीर्घ स्वर कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर बी। देखिए, ई जो है ह्रस्व स्वर है और ए और ऐ जो है संयुक्त स्वर है। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा? तो अंतस्थ में देखिए य र ल व आता है, तो देखिए व यहाँ पर है, तो ये अंतस्थ व्यंजन हो गया। देखिए, दिए गए व्यंजनों में व अंतस्थ व्यंजन है। जिन वर्णों का उच्चारण अंतःकरण से होता है वे वर्ण या व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में य, तालु, र, वर्ष, ल, वर्ष तथा दंतोष्ठ 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो दोस्तों, अल्प प्राण और महाप्राण, इसके बारे में थोड़ा सा हम एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए, अल्प प्राण क्या होता है? इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण है। अब वर्ग को देखिए,
जैसे कि यहाँ पर हमने ये लिया हुआ है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक है। हमने यहाँ पर इसको हम ले रहे हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या है, अल्प प्राण है। यानी ये क, ग और ङ ये अल्प प्राण है। च वर्ग में च, ज और ञ अल्प प्राण है। ट, ड, ड़ ये क्या है, अल्प प्राण है। त, द, न ये क्या है, अल्प प्राण है। और प वर्ग में प, ब, म अल्प प्राण है। ये तो बात होगी अल्प प्राण की। महाप्राण की बात करें तो दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। महाप्राण का जब आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो थोड़ी सी जो है उसमें ऊष्मा, थोड़ा सा समय उसमें ज़्यादा लगता है। जैसे आपने क का क, लेकिन ख कहा तो यानी यहाँ पर देखें, मैं आपको बताऊँ, जैसे आपने लिखा क प्लस ह, इन दोनों को मिलाकर जब आप उच्चारण करते हैं तो आपको ध्वनि निकल के आती है ख। ये तो दोस्तों ये है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो ये जो महाप्राण है, यानी जैसे कि ख है, महाप्राण है। यहाँ से थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि कलर इसका चेंज कर लूँ महाप्राण को समझाने के लिए। अब देखिए ये महाप्राण में देखिए ख है और ग है। ये देखिए पहला था, दूसरा था, तीसरा था, सॉरी पहला, तीसरा और पांचवा था अल्प प्राण, और दूसरा और चौथा क, घ, छ, ज, ठ, ढ, थ, ध ये सभी क्या है, महाप्राण है। क्योंकि इनके प्रोनाउंसिएशन में समय ज़्यादा लग रहा है। जैसे च हो गया छ, तो छ में ज़्यादा समय लग रहा है। ज आसानी से कर ले रहे हैं कम समय में, लेकिन झ कहने में, झ में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, इसलिए ये महाप्राण है। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। देखिए हमारा प्रश्न क्या था, यहाँ पर देखिए, निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा। तो देखिए ये देखिए ख कैसा वर्ड है, ख दूसरा है ना, क के बाद ख आता है, तो ख कैसा है, ये महाप्राण है। ग की बात करें, ग कौन सा है, क, ख, ग तीसरा वर्ड है, तो पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होता है, तो ये क्या है, अल्प प्राण व्यंजन है। दिए गए व्यंजनों में ग अल्प प्राण व्यंजन है। प्राणत्व के आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। दोनों के बारे में हम बता चुके हैं आपको, और इसमें जो भी दिए हैं उनको भी आप देख लें। जैसे क के बाद ख दूसरे स्थान पे, तो ये महाप्राण है। और घ जैसे क, ख, ग, घ चौथे स्थान पे आता है, इसलिए ये भी महाप्राण है। ठीक है, ट, ठ दूसरे स्थान पे आता है और चौथे स्थान पे आता है, तो क्या होता है, महाप्राण होता है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप लिख लें, दूसरा और चौथा जो आता है वो महाप्राण होता है, और अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण है। ठीक है, और महाप्राण में दूसरा और चौथा। अगला प्रश्न है दोस्तों, घोष वर्ण कौन सा है। देखिए इसमें से घोष वर्ण पूछा है। घोष यानी सघोष को कहा जाता है। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया है, ज, क, च, ट। ठीक है, तो इसमें देखें ज जो है घोष वर्ण है। क्यों, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। घोषत्व के आधार पर ये जो है दो प्रकार के होते हैं। एक सघोष या घोष वर्ण इसी को कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं।
प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पाँचवा। अब देखिए यहाँ पे 3, 4 और 5, उसके अलावा अंत्यस्थ व्यंजन यानी य, र, ल, व तथा ह तथा सभी स्वर, ये सभी क्या हैं? सघोष हैं। सभी स्वर भी इसमें आ जाते हैं। य, र, ल, व आता है यानी अंतस्थ व्यंजन आता है, ह आता है तथा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पाँचवा व्यंजन भी, तीसरा, चौथा और पाँचवा, ये सघोष कहलाता है। पूछा क्या है? सघोष ही पूछा है। तो देखिए ज कौन सा है? च, छ, ज तीसरा है, तो तीसरा, चौथा और पाँचवा सघोष होता है, तो इसलिए ज हो गया। च नहीं होगा क्योंकि ये पहला है, क नहीं होगा क्योंकि ये पहला है, ट नहीं होगा क्योंकि यह भी पहला है। अब देखें इसी चीज़ को दूसरे PDF में यहाँ पे फिर से देखें। देखिए पहला तो नहीं होगा, तीसरा, देखिए तीसरा ज, तीसरा ग, तीसरा, चौथा, पाँचवा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये सभी क्या है? सघोष हैं। और शुरुआत के पहले और दूसरे जो हैं, पहले दूसरे वर्ग के जो भी हैं, चाहे क वर्ग हो, चाहे च वर्ग, चाहे ट वर्ग, चाहे त वर्ग, जैसे क, ख, ये क्या है? च, छ, ट, ठ, त, थ, ये सभी क्या हैं? ये सभी अघोष वर्ण हैं। अघोष वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। ठीक है। एक बात और दोस्तों, यहाँ पर अब देखिए सघोष और अघोष क्लियर हो गया ना? सघोष अघोष क्लियर हो गया। इसमें देखिए तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन आता था सघोष में, और इसमें पहला और दूसरा आ रहा है। ठीक है। और अल्पप्राण और महाप्राण की बात करेंगे तो, अल्पप्राण और महाप्राण की बात करेंगे तो उसमें देखिए पहला, दूसरा और पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण था, और दूसरा और चौथा जो है महाप्राण था। ठीक है। तो इसमें सघोष सघोष में और अल्पप्राण महाप्राण में कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी दिए गए हैं वर्णमाला से संबंधित। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए एक चार्ट में दिखाया गया है हिंदी वर्णमाला। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। और हिंदी भाषा में कुल 57 वर्ण हैं। ठीक है। ये दोनों प्रश्न आए हुए हैं कहीं ना कहीं। और हिंदी वर्णमाला को देखें तो इसमें 12 स्वर हैं, और ये जो स्वर हैं ये सभी क्या हैं? ये भी सघोष हैं। 4 मूल स्वर हैं अ, ई, उ, री, और 4 जो है दीर्घ स्वर हैं आ, ई, उ, री। ठीक है। यानी जो मूल स्वर से मिलके बनते हैं वो दीर्घ स्वर होते हैं। जैसे अ और अ मिल के आ बन गया, ई और ई मिल के ई बन गई, उ और उ मिल के ऊ बन गया, री और री मिल के री बन गया। और संयुक्त स्वर भी होते हैं, जैसे ए, ऐ, ओ, औ, ये संयुक्त स्वर हैं। जैसे कि अ और ई मिल के ए बना, अ और ए मिल के ऐ बना, अ और उ मिल के ओ बना, और अ और ओ मिल के औ बना। ठीक है। अगला देखें, व्यंजन को देखें तो व्यंजन टोटल 45 हैं। इसमें से 25 स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन। ठीक है। और 4 अंत्यस्थ व्यंजन जो आंतरिक हिस्सों से बोले जाते हैं, य, र, ल, व। ठीक है। उसके बाद है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, श, 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 ह, ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। उसके अलावा देखें ऊपर दिए गए 33 व्यंजन हिंदी में मूल रूप से स्वीकृत हैं। ठीक है। तो पूछा जाता है, इसके पहले का जब हम सॉल्व कर रहे थे तो हमें एक प्रश्न था, तो उसके एक्सप्लेनेशन में हमने पढ़ा था कि 33 व्यंजन हिंदी में मूल रूप से स्वीकृत हैं। इसके अतिरिक्त विकास की प्रक्रिया में 8 अन्य व्यंजन भी हिंदी में स्वीकृत हुए हैं, जैसे कि मराठी से इस तरह का ल, और अपभ्रंश से ड़ और ढ, फारसी से क, ख, ग, ज़, फ, ये नुक्ते के साथ इनका भी प्रयोग हुआ है। इन सभी 41 व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन हैं, जैसे छ, त्र, ज्ञ, श्र। इस प्रकार हिंदी भाषा में कुल 45 व्यंजन स्वीकार किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। और चलते हैं अपने अगले, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया प्रश्न संख्या 7 तक। 14 मिनट हो गए 7 प्रश्न को कंप्लीट करने में, लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने कवर किया है। ये मत देखिए समय लगा, अगर समय लगा है तो
आपको अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन भी मिला है। अगला प्रश्न है, निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है, यानी जिसे बोलते समय ओष्ठ पर जोर पड़ता है। ठीक है, तो देखिए अ आ इ ऊ में देखिए आपका ओष्ठ पर आपको दबाव देना पड़ता है। जब भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसका उच्चारण करके उसका आंसर पाने की कोशिश कीजिए, तब भी आपको आंसर सही मिल जाएगा। अब देखें, दिए गए विकल्प में ऊ ओष्ठ वर्ण है। उच्चारण स्थान की बात करें तो देखिए कंठ से आ तथा क वर्ण तथा है। ठीक है, तालु की बात करें तो ई च वर्ग यानी च छ ज झ ये, और य और श ये तालु से होते हैं। मूर्धा की बात करें तो री मूर्धा से, ट वर्ग ट ठ ड ढ ड़, ठीक है, ये मूर्धा से है। र और ये श जो ये भी मूर्धा से हैं। ओष्ठ की बात करें तो ओष्ठ उ तथा प वर्ग प फ ब भ म। जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपके ओठ पर जोर पड़ेगा। दंत में तो त वर्ग, ठीक है, त थ द ध न, दंत से हवा निकलती है तो उसको इनका उच्चारण करते समय तो वो दंत इनका उच्चारण स्थान होता है। तथा ल और स ये भी दंत है। नासिका अंग ञ ड़ न म, ये सभी नासिका से। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि निम्न में योग रूढ़ शब्द क्या है। तो देखिए योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं दोस्तों, जब दो शब्दों को मिला करके कोई एक शब्द बनता है और उस शब्द की एक अपनी खासियत होती, विशेषता होती है, लेकिन उसका एक अर्थ होता है और वो अर्थ किसी भी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जा सकता है, किसी भी कंडीशन के लिए, लेकिन उसके अलग मतलब कि उसके जो है अर्थ किसी के भी प्रयोग होने के बावजूद भी किसी खास चीज़ के लिए वह जो है संरक्षित हो जाए तो उसको योग रूढ़ बोलते हैं। जैसे इसमें दिया पीला, पीला योग रूढ़ नहीं है, पर भी नहीं है, दूध वाला भी नहीं, जलज है। जलज क्यों है दोस्तों, देखिए जल धन ज, जल धन ज मतलब तो जन्म लेने वाला, और जल मतलब तो पानी में, तो पानी में जन्म तो कीड़े मकोड़े भी लेते हैं, मछलियाँ भी लेती हैं, लेकिन उन्हें हम जलज नहीं बोलते हैं। ये शब्द जलज जो शब्द है ये रूढ़ योग रूढ़ हो गया किसके लिए, कमल के लिए, कमल के लिए संरक्षित हो गया है। तो कहने का मतलब है कि जब जैसे जलज का मतलब होता है जो पानी में जन्म ले, तो ये कमल के लिए प्रयोग होता है। कीड़े मकोड़े मछलियाँ भी और मेढक भी जल में ही पैदा होते हैं, लेकिन उनके लिए जलज शब्द का प्रयोग नहीं करते। क्यों, क्योंकि ये योग रूढ़ शब्द है। इसी तरह से दशानन, 10 हैं आनन जिसके, यानी 10 अगर आनन है किसी के, 10 मुख हैं, 10 सिर हैं, तो वो किसके लिए प्रयोग हो रहा है, रावण के लिए। क्या 10 सिर और किसी के नहीं हो सकते, किसी के भी हो सकते हैं 10 सिर। ठीक इसी तरह से लंबोदर भगवान गणेश के लिए प्रयोग होता है, लेकिन लंबोदर अगर आप कहते हैं लंबा है उदर जिसका, तो बहुत सारे लोग दुनिया में जिनका उदर बहुत लंबा है लेकिन उन्हें लंबोदर नहीं कहते। लंबोदर शब्द भी इसी तरह योग रूढ़ हो गया किसके लिए, गणेश जी के लिए। लंबोदर कहेंगे तो गणेश जी को आएगा। इसी तरह से बहुत सारे शब्द योग रूढ़ हो गए हैं। चतुर्भुज भगवान विष्णु के लिए योग रूढ़ है। वीणा पाड़ी, वीणा पाड़ी यानी जिसके पाड़ी यानी हाथ में वीणा हो वह वीणा पाड़ी है। तो वर्तमान में क्या बहुत सारे लोगों के पास वीणा नहीं है, आप भी वीणा ले सकते हैं अपने हाथ में, लेकिन आपको वीणा पाड़ी कोई नहीं कहेगा। क्यों, क्योंकि ये माता सरस्वती के लिए योग रूढ़ हो गया है, योग रूढ़ संरक्षित हो गया है। यहाँ देखें एक्सप्लेनेशन को, वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़ या विशेष अर्थ का हो जाता है, अर्थात इस सामान्य अर्थ न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे जलज यानी जल में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल, ये योग रूढ़ है। तो जल में उत्पन्न होने वाला जो शब्द है ये कमल के लिए प्रयोग होता है। लंबोदर लंबा है उधर जिसका, गणेश के लिए। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शंकर के लिए।
अब नीला कंठ तो मोर का भी तो होता है, मुरैला। तो मोर का भी कंठ यानी गला जो है नीले रंग का होता है, लेकिन उसे नीलकंठ, नीलकंठ का मतलब भगवान शिव शंकर जी के लिए, तो इसलिए ये योग रूप शब्द है। नेक्स्ट है दोस्तों, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन उत्सव बराबर महोत्सव। तो उ महा आ और उ मिल के ओ बन रहा है, तो ये कौन सा संधि है? गुण संधि है। देखिए महोत्सव का सही संधि महाधन उत्सव है और यह गुण संधि का उदाहरण है। इस संधि के नियम के अनुसार यदि अ या आ के बाद लघु या दीर्घ ई उ री आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। अगला है बैलगाड़ी में समास कौन सा? देखिए बैलगाड़ी यानी बैल, बैल का गाड़ी, ठीक है, बैल का गाड़ी, तो ये तत्पुरुष समास है। द्वंद्व समास का कोई यहाँ पे औचित्य ही नहीं है, द्विगु भी नहीं है क्योंकि संख्यावाची शुरुआत में नहीं है, द्वंद्व नहीं है क्योंकि दोनों शब्दों में द्वंद्व नहीं है, बैल और गाड़ी में कोई द्वंद्व नहीं है, ठीक है। अव्ययी भाव नहीं है क्योंकि इसका जो पहला शब्द है इस पर दूसरा डिपेंड नहीं है, इसलिए अगर यथासंभव, ठीक है, इस तरह का शब्द होता तो अव्ययी भाव समास हो जाता। तत्पुरुष समास है, जैसे राजपुत्र, बैलगाड़ी आदि, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। ये बैलगाड़ी में तत्पुरुष समास है। इस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है। दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप होता है, जैसे राजकुमार यानी राजा का कुमार, शक्ति शोकग्रस्त यानी शोक से ग्रस्त आदि। द्वंद्व समास की बात करें तो इस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है और विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है, जैसे नदी नाले, नदी और नाले, गुण दोष, गुण और दोष, ठीक है, आदि। और योजक चिन्ह से जुड़े भी होते हैं। ये देखिए यहाँ पे दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, इससे भी पहचाना जाता है द्वंद्व समास को। अगला द्विगु समास, इसमें जो है पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। इसमें समूह या समाहार का बोध होता है, जैसे सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह, त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार, ठीक है। यहाँ पर समूह या समाहार का बोध होता है तो द्विगु समास होता है। अगर कहें त्रिलोचन, क्या त्रिलोचन द्विगु समास है? 3 धन लोचन यानी 3 नयन, 3 आँखों का समाहार, अगर समाहार की दृष्टि से देखेंगे कि 3 आँखों का समाहार एक ही स्थान पर, तो द्विगु समास उसे कहेंगे, ठीक है, त्रिलोचन, क्योंकि शुरुआत में जो पूर्व पद है त्रि, ये संख्यावाची है। लेकिन अगर त्रिलोचन शब्द को का अर्थ आप भगवान शिव से लगाएंगे तो यह द्विगु समास न होकर बहुव्रीहि समास कहलाएगा, ठीक है। आमतौर पर त्रिलोचन को बहुव्रीहि समास में रखा जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे देखें, अव्ययी भाव समास दिया है जो कि ऑप्शन में था। इस प्रकार का पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान होता है, जैसे प्रतिदिन यानी प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन। तो पूर्व पद जो है अव्यय है तथा इस पर जो है अगला पद डिपेंड कर रहा है, अनुरूप, रूप के योग्य, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगमन में उपसर्ग है। देखिए आ उपसर्ग का मतलब जो पूर्व पद में लगता है, शब्द के पहले जब जुड़ता है तो उसे उपसर्ग कहते हैं और बाद में जुड़कर जब परिवर्तन लाता है तो उसे प्रत्यय कहते हैं। तो आधन गमन बराबर आगमन, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। जैसे आरक्षण, आक्रमण, आजीवन, तो आधन जीवन बराबर आजीवन, आधन क्रमण बराबर आक्रमण, आधन रक्षण बराबर आरक्षण, ठीक है। इस तरह से आ उपसर्ग से बनने वाले ये सारे शब्द हैं। अगला प्रश्न है, रसोइया में प्रत्यय है। रसोई धन इया बराबर रसोइया, ठीक है, तो इया प्रत्यय है। दिए गए विकल्प में रसोइया में इया प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। या प्रत्यय से बनने वाले अन्य सभी शब्द जड़िया, घटिया, बढ़िया आदि हैं।
ठीक है। अगला देखें, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो देखिए, तत्सम की बात करें तो तत्सम का मतलब क्या है, जो संस्कृत शब्द से डायरेक्ट लिया गया है। अब जैसे पहला शब्द है क्षेत्र, ठीक है, और दूसरा गधा। गधा को संस्कृत में गर्दभ कहते हैं, घर को गृह कहते हैं, और गाय को गौ कहते हैं, गो। गधा को गर्दभ कहते हैं। तो क्षेत्र जो है तत्सम है, और ये सभी क्या तद्भव है। गाय तद्भव है, गधा और घर तद्भव है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। और एक चीज़ यहाँ पे और बताया है, खेत। देखिए, क्षेत्र का जो तद्भव है वो, क्योंकि तत्सम हो गया, तो खेत का जो तद्भव है वो खेत है। अब देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। कौन सा शब्द तद्भव है। यौवन, निर्झर, जीभ या स्थान। तद्भव देखिए जीभ है, क्योंकि इसका तत्सम होता है जिह्वा, ठीक है। देखिए, इसका तत्सम जिह्वा होता है, जबकि यौवन, निर्झर, स्थान तत्सम शब्द हैं। इनका तद्भव है, जैसे जोबन, यौवन का जोबन, निर्झर का झरना और स्थान का थान। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है। तो देशज कौन सा शब्द है, जैसे कटोरा, ये क्या है, देशज शब्द है। देखिए, निम्नलिखित शब्दों में कटोरा देशज है। अन्य देशज शब्दों की बात करें, तेंदुआ, चिड़िया, कटोरा, अंडा, खखरा, ठुमरी, चषक आदि हैं। जबकि गोबर, घोड़ा और हल्दी तद्भव हैं। इनका तत्सम है गोमय, घोटक तथा हरिद्रा होता है। गोबर को संस्कृत में गोमय कहते हैं, घोड़ा को घोटक कहते हैं, और हल्दी को हरिद्रा कहते हैं संस्कृत में, यानी तत्सम में, ठीक है। आगे देखें, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है। तो विदेशी शब्द की बात करें तो यह टिकट अंग्रेजी शब्द है, जो कि मध्य, मयूर, वचन, ये सभी हिंदी शब्द हैं। अगला है, निम्न में संज्ञा शब्द है। संज्ञा, क्योंकि हरा किसी रंग की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या है, ये विशेषण है। पतला, पतला भी किसी व्यक्ति का विशेषता बता रहा है कि किसी चीज़ का ये चीज़ पतली है या मोटी है, तो पतलापन बता रहा है। गहरा, ये भी विशेषता बता रहा है किसका, समुद्र का, ठीक है, या नदी की गहराई की बात कर रहा है, यानी उसकी विशेषता बता रहा है। जबकि सभा क्या है, संज्ञा। सभा किसी की विशेषता नहीं बता रहा है, सभा संज्ञा है। सभा शब्द समूहवाचक संज्ञा है, जबकि हरा, पतला, गहरा विशेषण समूहवाचक संज्ञा की अन्य उदाहरण की बात करें, जैसे सेना, पुलिस, समिति, वर्ग, कर्मचारी आदि समूहवाचक संज्ञा हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम बताना है। सर्वनाम मतलब जिसके स्थान पे बहुत सारी चीज़ें प्रयोग की जा सकें। जैसे नींद है, नींद तो नींद ही है, रोग तो रोग ही है, सफाई तो सफाई है, लेकिन कौन के स्थान पे कोई भी आ सकता है। तो ये नींद, रोग, सफाई सभी संज्ञा हैं, जबकि कौन जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम के अन्य उदाहरण जैसे कौन, क्या आदि सर्वनाम है। निम्न में विशेषण शब्द क्या है। तो विशेषण शब्द की बात करें दोस्तों, तो यह है विशेषण में लड़कपन, उचित, कठोरता या घबराहट। तो यह उचित, क्योंकि लड़कपन जो है, लड़कपन, कठोरता और घबराहट, ये सभी क्या हैं, लड़कपन एक या कठोरता, ये सभी भाव को दर्शा रहे हैं। बुढ़ापा, लड़कपन, जवानी, कठोरता, घबराहट, ठीक है, ये सभी जो है भाववाचक संज्ञा है। जबकि उचित जो है विशेषण है। देखिए, भाववाचक संज्ञा है लड़कपन, कठोरता, घबराहट, जबकि उचित शब्द गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण के कुछ और उदाहरण हैं, नया, पुराना, कपटी, पतला, प्राचीन आदि, ये गुणवाचक विशेषण है। अगला दोस्तों, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। प्रेरणार्थक क्रिया, उठना, चमकना, गिराना या देना। तो इसमें है गिराना,
प्रेरणार्थक क्रिया है। गिराना शब्द क्यों है ये? देखिए ये क्यों प्रेरणार्थक है, क्योंकि प्रेरणार्थक क्रियाओं के दो रूप हैं, जैसे गिरना, गिराना या गिरवाना। दोनों क्रियाएं एक के बाद दूसरी की प्रेरणा में हैं। प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक तथा कर्मक दोनों क्रियाओं द्वारा बनती हैं। मूल क्रिया में आना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक तथा वाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। जैसे कर, कराना, प्रथम प्रेरणार्थक, करवाना द्वितीय प्रेरणार्थक। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में अव्यय है। अव्यय कौन सा है? उत्तर, ठीक, जापान या कृष्णा। तो देखिए अव्यय जो होता है, अव्यय का मतलब क्या होता है? ठीक, देखिए अव्यय का मतलब होता है ऐसा शब्द जिस पर किसी भी कंडीशन में लिंग में परिवर्तन ना हो। जैसे उसके साथ स्त्रीलिंग या पुल्लिंग वाला दिक्कत ना आए। लिंग, उसके साथ वचन, कारक और पुरुष के लिए कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे जब, तब, अभी, इधर, उधर, ठीक, वाह, आह, किंतु, परंतु, एवं, ये सभी शब्द क्या हैं? अव्यय हैं। उत्तर, जापान तथा कृष्णा क्या है? संज्ञा है। यहाँ देखिए जापान नाम है किसी देश का, तो नाम को संज्ञा कहते हैं। उत्तर देखिए दिशा का नाम है, और कृष्णा भगवान कृष्ण का नाम है। तो ये सभी क्या है? संज्ञा है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो पर्सन है व्यक्ति, स्थान तथा चीज़ों के नाम को, वस्तुओं के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर सभी नाम ही हैं। ठीक जो है ये अव्यय है। अगला है दोस्तों, पक्षी का पर्यायवाची है। देखिए पक्षी का पर्याय, भूधर मतलब पृथ्वी, भूधर मतलब जो पृथ्वी पर टिका हुआ है, तो ये पर्वत का पर्यायवाची है। मीन मतलब मछली होती है। वृंद मतलब समूह होता है, ठीक है। जबकि विहग मतलब होता है पक्षी। साफ साफ पता चल रहा है। इसके अन्य उदाहरण हैं, अन्य पर्यायवाची हैं। देखिए पक्षी के खग, पखेरु, परिंदा, द्विज, पतंग आदि। जटिल का विलोम क्या होगा? तो जटिल का सरल, कठिन, कुटिल या टेढ़ा। जटिल का सरल होगा, जाहिर सी बात है। अगला देखें, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? देखिए पुल्लिंग शब्द, अब इसको आप अगर समझ में ना आए तो सभी शब्दों को लेकर उनका वाक्य प्रयोग करें और आपको पता चलेगा कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है। जैसे रीति है, जैसे क्या कहेंगे? हमारे यहाँ की रीति है, का रीति है नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग आ रहा है, की रीति है, ठीक है। तो ये क्या है? ये स्त्रीलिंग है, तो ये नहीं होगा। घटना, जैसे वहाँ पर एक घटना घट गई, घट गया नहीं कहते, तो इसलिए ये भी स्त्रीलिंग हो गया, पुल्लिंग नहीं है। क्षेत्र या क्षमा, जैसे कि राष्ट्रपति ने क्षमा दान दे दी, उसने क्षमा कर दी, तो ये क्या है? ये भी स्त्रीलिंग है। लेकिन क्षेत्र, जैसे कि यह क्षेत्र बहुत ही विशाल है, ठीक है, या यह क्षेत्र बहुत बड़ा है। बहुत बड़ी नहीं कहते, बहुत बड़ा कहते हैं क्षेत्र के लिए। तो ये क्या? पुल्लिंग शब्द है। दिए गए शब्दों में क्षेत्र पुल्लिंग शब्द है, जबकि क्षमा, घटना, रीति स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है चीज़ें आई थिंक। तो आगे देखें थोड़ा सा, क्योंकि 33 मिनट हो गया है, इसलिए हम कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी ये चीज़ कवर हो। अब ज़्यादा प्रश्न बचे नहीं, 10-15 प्रश्न और हैं, ठीक है। तो देखें, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? दुख, गरिमा, लेख या स्पर्श। तो गरिमा स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि दुख, लेख, स्पर्श पुल्लिंग शब्द हैं। जैसे मैंने उसे स्पर्श किया, मैंने स्पर्श की नहीं है, ठीक है। लेख, मैंने एक लेख लिखा, ये नहीं कहता कि मैंने एक लेख लिखी। जैसे सीता ने लेख लिखा, लिखा ही प्रयोग होगा लेख के साथ।
उसके द्वारा लेख लिखा गया, लेख लिखी गई नहीं कहा जाएगा, लेख लिखा गया। दुख, जैसे उसके जीवन में बहुत सारा दुख है, बहुत सारी दुख नहीं कहेंगे, बहुत सारा दुख है, तो ये क्या है? दुख, लेख, स्पर्श, ये सभी क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं। और गरिमा स्त्रीलिंग शब्द, जैसे कि इसका भी कोई वाक्य आप प्रयोग कर लें तो आपको पता चल जाएगा। अब हम आगे बढ़ें, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, इससे आप खुद ही करें। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो बहुवचन में किसका प्रयोग होता है? नारी का तो नारियां होता है, गाय का गायें होती हैं, गौएं होती हैं, लता को लताएं कहते हैं बहुवचन में। लेकिन क्या दर्शन को दर्शने या दर कहते हैं? नहीं कहते हैं। दर्शन ऑलरेडी बहुवचन में है, ठीक है। इसका चाहे बहुवचन में प्रयोग करना हो, चाहे सिंगुलर में एक वचन में करना हो, दर्शन को दर्शन ही कहेंगे, ठीक है। इसका जो है वचन नहीं बदलेगा, यानी ऑलरेडी बहुवचन में है। तो दर्शन, दिए गए विकल्प में दर्शन शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले अन्य शब्द हैं बाल, प्राण, आंसू, होश, हस्ताक्षर। अब कहेंगे कि उसके आँखों से आंसुओं की धारा बह रही, उसके आंसू बह रहे हैं, ठीक है। आंसू को आंसू नहीं कहते हैं, गलत है वो। होश, होश का कोई जो है बहुवचन नहीं बनता, ऑलरेडी ये बहुवचन में है, ठीक है। हस्ताक्षर, ठीक है, लोगों के द्वारा हस्ताक्षर करवाए गए या उसने अपने हस्ताक्षर किए, तो हस्ताक्षर ऑलरेडी बहुवचन में है। सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं माल, सोना, जनता, सामग्री आदि। तो माल शब्द जैसे है गुड्स, तो माल को जो है आप कभी भी माले नहीं बोलते, ठीक है, या तो कम या तो ज़्यादा, इस तरह से बोलते। सोना, सोना का ढेर सारा सोना बोलते हैं, लेकिन कभी नहीं कहते सोने, ठीक है। जैसे किताब को कहते हैं किताबें, किताब का बहुवचन क्या है? किताबें। मुर्गी का मुर्गियाँ, कई सारी मुर्गियाँ तो मुर्गियाँ, लेकिन माल का माले नहीं बोलते, सोना का सोने नहीं बोलते। सोना अगर बहुत सारा है तो उसको जो है उसके मेजरमेंट के अनुसार बोलते हैं, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, जैसा बोल रहा हूँ, ग्राम में बोल रहा हूँ, जैसा बोल रहा हूँ। जैसे जनता है, तो जनता ऑलरेडी बहुवचन में, सॉरी एक वचन में प्रयोग होता है हमेशा। सामग्री, सामग्री भी एक वचन में होती है प्रयुक्त, ठीक है। अगला देखें, निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। मैं जाता हूँ, ये तो वर्तमान है शब्द यहाँ आ रहा है, ये भी वर्तमान है। पढ़ेगा, ये फ्यूचर है, तो ये भूतकाल है। राम घर गया था आ रहा है ना, आसानी से पहचाने, बच्चा भी कर लेगा इसे हम नहीं आगे पढ़ेंगे, आगे बढ़ें। निम्न में भाववाच्य है, तो भाववाच्य क्या है? मोहन पुस्तक पढ़ता है, श्याम पत्र लिखता है, मोहन से बैठा नहीं जाता, ये एक भाव है, एक भाव रिप्रेजेंट हो रहा है। देखिए, जिस वाक्य में क्रिया, कर्ता व कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार हो उसे भाववाच्य कहते हैं। मोहन से बैठा नहीं जाता, वाक्य में बैठा नहीं जाता से एक भाव स्पष्ट हो रहा है। इस वाक्य में कर्ता और कर्म की प्रधानता का बोध नहीं हो रहा तथा क्रिया भाव के अनुसार है, अतः वाक्य भाववाच्य का उदाहरण है। मोहन पुस्तक पढ़ता है तथा श्याम पत्र लिखता है में कृतवाच्य, पत्र लिखा जाता है में कर्मवाच्य होगा। श्याम पत्र लिखता है में कृतवाच्य तथा पत्र लिखा जाता है में कर्मवाच्य होगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य? देखिए दोस्तों, मिश्र वाक्य की विशेषता क्या है? एक प्रधान पद होता है, दूसरा जो होता है उस पर निर्भर होने वाला पद होता है, डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो इन ऑप्शंस को पढ़िए। देखिए, विद्वान सब जगह पूजा जाता है, ठीक है। इसमें 2 वाक्य तो हैं, इसमें तो एक ही वाक्य, विद्वान सब जगह पूजा जाता है, तो मिश्र वाक्य वैसे भी नहीं है। अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है, अच्छा लड़का, ये विशेषता बता रहा है लड़के की, लड़का माता पिता की आज्ञा, ये भी सिंगल वाक्य है। वह राम, ये पुस्तक राम की थी, ये भी सिंगल है। तो मिश्र वाक्य मतलब जो 2 वाक्य आपस में मिले होते हैं, लेकिन एक प्रधान वाक्य होता है, दूसरा उपवाक्य जो है उस पर निर्भर करता है।
जैसे जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर आए, यानी सवेरा होने पर, यानी पहले वाक्य पे ये दूसरा वाक्य डिपेंड कर रहा है, निर्भर कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ये डी जो है मिश्र वाक्य होगा। तो इसमें की एक पहचान है, जैसे जब, तब, ज्यों, त्यों, ठीक है, तो आदि शब्द इसमें मिलते हैं। पहचान का दूसरा तरीका वो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, हमने लगातार इसको आगे बढ़ के हल कर लिया। अच्छा, ये प्रश्न हो गया था, 26वां प्रश्न छूट गया था। चलिए फिर से हल कर लेते हैं। जो देने योग्य है के लिए एक शब्द है दे, ठीक है। गे मतलब जो गाने योग्य है उसको गे बोलते हैं, जो पीने योग्य है उसे पे बोलते हैं, और दान किसे बोलते हैं, दिया जाने वाला को दान बोलते हैं। आगे बढ़ें। दिन का सही अर्थ क्या है? तो दिन मतलब होता है जो दिन है, डे, ठीक है, यानी दिवस। और दिवस कहीं और दिया नहीं तो सीधे यही सही हो जाएगा, दूसरा मिलाने की जरूरत है। वैसे भी दीन का मतलब सभी जानते हैं, दीन, दुखी, गरीब, तो ये सभी गरीब, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिए गए, अच्छा इसमें क्या ही पढ़ें। निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थ है? अनेकार्थ, जैसे साहस, पुस्तक, साहस का मतलब साहस होता है, पुस्तक का मतलब भी किताब होता है, बालक का मतलब सिर्फ बालक ही होता है, लड़का ही कोई होता है, ठीक है, बालक से अर्थ है कम उम्र के बच्चे को। लेकिन अंबर का मतलब दो, एक होता है वस्त्र और दूसरा होता है आसमान, ठीक है। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो वर्तनी में देखिए, ये पूज्य होता है, पूज्य नहीं होता, तो ये वाला गलत हो गया। और दूसरा प्राण नहीं होता, प्राण होता, ये वाला डर लगता है, तो ये भी गलत हो गया। परीक्षण ये गलत है, परीक्षा सही, परीक्षा, ठीक है। देखिए परीक्षण ऐसे लिखा जाता है, इसमें बड़े की मात्रा लगेगी र पर, और यहाँ पर छोटे की मात्रा लगाया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, तो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना है। इसमें ऑप्शन में दिया प्रादेशिक, माधुर्य, व्याप्त या प्रमाणिक। तो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना है, ठीक है। तो प्रादेशिक तो सही है, माधुर्य भी सही है, व्याप्त भी सही है, प्रमाणिक नहीं सही, क्योंकि प्रामाणिक होता है, प्रमाणिक नहीं होता है, प्र पे आ का मात्रा लगेगा। ये देखिए प्रमाणिक ऐसे लिखा जाता है, आप ध्यान से देख लें। अगला है, निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? तो यानी अधिकरण कैसे पता चलता है, उसका पहचान क्या है? अधिकरण में पर, ठीक है, तो पर सही है, में भी होता तो भी, में पर। जैसे अब सबके जो है कारक है, उनकी विभक्तियाँ या परसर दिया हुआ है, इसको आप याद कर लें। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान को के लिए, आपादान से, इससे का मतलब अलग होने के अर्थ में, ठीक है। संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर, तो यही पूछा गया था, अधिकरण में पर। संबोधन हे भो अरे हाय आदि, ये संबोधन के। नेक्स्ट है दोस्तों, इधर वाले प्रश्न हो गए थे, और अब देखिए 38वें प्रश्न पर अब हम पहुँचे हैं। इसके पहले जो हम भी थोड़ी देर पहले हल कर रहे थे, मिश्र वाक्य वाला जो था, जब सवेरा हुआ तब हम बाहर गए, एक मिश्र वाक्य है, ठीक है, ये हो गया था। ये देखें, ठीक, 37वां प्रश्न तक हम किए थे, अब 38वां प्रश्न पे आए हैं। मैंने विद्यालय जाना है, ये गलत है, अशुद्ध अंश क्या है? मैंने, तो मैंने ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। यहाँ पे मुझे विद्यालय जाना है, ठीक है, ये शुद्ध है। तो आई थिंक ये तो सवाल कोई भी हल कर लेगा, कोई भी पढ़ा लिखा बच्चा, ठीक है। प्रश्न चिन्ह कौन सा है? तो प्रश्न चिन्ह कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दिया है,
तो इसका मतलब है दोस्तों, ये नहीं कि प्रश्न चिन्ह ही हर बार पूछा जाए, इसमें से कोई भी प्रश्न आ सकता है। जैसे सभी चिन्हों को आप पहचानें और जानें कि कौन सा चिन्ह कैसे लगता है। जैसे पूर्ण विराम कैसे लगता है, यहाँ पर दिया है एक्सप्लेनेशन है। पूर्ण विराम इस तरह से, फिर अर्ध विराम इस तरह से, फिर अल्प विराम इस तरह से, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरह से, उद्धरण चिन्ह इस तरह से और इस तरह से, योजक चिन्ह छोटा सा इस तरह से लगता है, और निर्देशक या डैश थोड़ा सा बड़ा लगता है, और लाघव चिन्ह इस तरह से जीरो। योजक चिन्ह का कहाँ लगता है दोस्तों? योजक चिन्ह देखिए दो शब्द के बीच में, जैसे कि राम सीता, या कुछ ऐसे वाक्य हैं जिसमें तुलना कीजिए, जिससे चंद्र सा, चंद्रमा सा, ठीक है, फूल सा, ठीक है। तो सा के पहले जो एक डैश लगता है वो, उसके बाद लाघव चिन्ह, निर्देशक चिन्ह का मतलब जैसे आप कोई चीज़ आप वो करना चाहते हैं, इस तरह से ब्यौरा देना चाहते हैं तो निर्देशक का प्रयोग कर देते हैं। अगला है आसमान फट जाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ठीक है, अचानक आफत आ पड़ना, असंभव काम होना गलत है, बहुत शोर मचाना गलत है, चुगली करना गलत है। अचानक आफत आ जाना, अचानक कोई समस्या आ जाती है तो कहते हैं आसमान फट गया, आसमान फट गया हमारे ऊपर। अगला स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है पौ 12 होना, गलत है। पानी फेर देना, ये भी गलत है। पैरों पर खड़ा होना या फूक फूक कर पैर से चलना, तो ये है ऑप्शन नंबर सी सही है। पैर पर खड़ा होना यानी स्वावलंबी होना, यानी स्वयं पर डिपेंड हो जाना। अगला है जैसे पौ 12 होना, खूब लाभ होना। पानी फेर देना यानी बिगाड़ देना। पैर पर खड़ा होना यानी स्वावलंबी होना। फूंक फूंक पर पैर रखना यानी सावधानी से काम करना। अगला, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? यानी कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, गलत है। कर्म के अनुसार ही फल मिलता है, ये होगा। तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही है, 20 सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न है लाभ ही लाभ, एक लोकोक्ति, लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या है? ये अर्थ है, इसके लिए सही लोकोक्ति पांचों उंगलियां घी में होना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही उत्तर है। देखिए पांचों उंगलियां घी में मतलब लाभ ही लाभ, ठीक है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, यानी सभी व्यक्ति बराबर नहीं होते, ठीक है। कोई ईमानदार होता है, कोई बेईमान होता है, ठीक है। कोई दूसरे सोच का होता है, हर आदमी की सोच अलग अलग होती है, तो इसलिए कहते हैं ऑल आर नॉट लाइक, सभी पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। और कहते हैं कि नेकी कर और कुएं में डाल, ये नेकी कर और कुएं में डाल, यानी भलाई का काम करके फल की आशा मत करो, ठीक है। भलाई का काम करके फल की इच्छा मत करो, इसको कहते हैं नेकी कर और कुएं में डाल। और नेकी और पूछ यानी भलाई के लिए पूछना क्या, ठीक है, ये अर्थ है। अगला है मूल पाठ की व्याख्या के साथ अनुवाद कहलाता है। तो मूल पाठ की शब्दानुवाद, भावानुवाद, सारानुवाद या व्याख्यानुवाद, तो इसे व्याख्यानुवाद कहते हैं। मूल पाठ की व्याख्या के साथ जो व्याख्या शब्द लगा है इसे व्याख्यानुवाद आराम से आप कर लेंगे। ब्रज हिंदी किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? पहाड़ी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी या राजस्थानी, तो पश्चिमी हिंदी आती है। जो पश्चिम में आपका ब्रज का क्षेत्र है वहाँ पर ब्रज भाषा आता है, तो वहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए राजस्थानी की बात करें तो इसमें मारवाड़ी, पश्चिमी राजस्थानी, जयपुरी, ढूढ़ाई, पूर्वी राजस्थानी, मेवाती, उत्तरी राजस्थानी, मालवी, दक्षिणी राजस्थानी। पश्चिमी हिंदी की बात करें तो इसमें कोरवी, खड़ी बोली, हरियाणवी, बांगरू, ब्रजभाषा, बुंदेली तथा कन्नौजी आते हैं। पूर्वी हिंदी की बात करें तो इसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आते हैं। बिहारी की बात करें तो ये भोजपुरी, मगही, मैथिली, तो भोजपुरी, मगही, मैथिली इसे बिहारी में आते हैं। और कुमाऊनी, गढ़वाली इसे भी पहाड़ी भाषा में आते हैं। अगला अमेंडमेंट शब्द के लिए सटीक हिंदी अनुवाद क्या है? तो ये संशोधन। संविधान वाले जो चैप्टर आप पढ़ते होंगे, अमेंडमेंट आ गया, ये हो गया, वो हो गया,
तो अमेंडमेंट आता है तो उसको कहते हैं संशोधन, संविधान संशोधन विधेयक, अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, शोधन मतलब होता है क्लियरेंस। देखिए यहाँ पर क्लियरिंग, शोधन मतलब क्लियरिंग, रिफाइनेंस। संशोधन मतलब अमेंडमेंट। प्रशोधन मतलब होता है इवैक्यूएशन। अगला है समावेशन मतलब इंक्लूजन। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा, जब से नोटबंदी हुई थी तब से ये वर्ड बहुत ज़्यादा चर्चा में हुआ था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, वित्तीय समावेश। तो वित्तीय समावेश किसे कहते हैं? हर व्यक्ति का पैसा बैंक में जमा हो जाए, अंतिम व्यक्ति तक बैंक की पहुंच हो जाए, तो उसको वित्तीय समावेश कहते हैं। अगला है सूरसागर के रचयिता कौन है? सूरसागर के रचयिता सूरदास जी हैं। सूरदास की रचनाएं सूर, सारावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत आदि। नेक्स्ट है दोस्तों निम्न में रीतिकाल का कवि कौन है? तो रीतिकाल का कवि कौन है? देखिए, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बिहारी या सुमित्रानंद पंत। तो इसमें से उत्तर है बिहारी। देखिए, बिहारी रीतकाल के रीत सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। बिहारी सतसई 719 दोहे इनके द्वारा रचित एक मुक्तक ग्रंथ है। रीतकालीन उत्तर मध्यकाल को मिश्र बंधु ने अलंकृत काल या रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा। इस काल के प्रमुख कवि हैं बिहारी भूषण, घनानंद, भिखारीदास, मतीराम, चिंतामणि, दलपति राय आदि हैं। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा सुमित्रानंद पंत छायावादी कवि हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी हो सकता है आपके लिए, क्योंकि सभी कहानियों के लेखक का नाम साइंस के स्टूडेंट को या कॉमर्स के स्टूडेंट को या जो हिंदी बैकग्राउंड से जिसने बीए नहीं किया होगा या एमए नहीं किया होगा, शायद उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो खैर कोई बात नहीं, वो सारी समस्याएं सबके लिए है, अलग अलग विषय के स्टूडेंट के लिए। एक दो जो विषय से रिलेटेड प्रश्न वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। रचनाकार कौन कौन है? देखिए, इसे किशोर लाल गोस्वामी का त्रिवेणी है, लवंगलता है, रज़िया बेगम है, गुलबहार आदि। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के कुछ खास कहानियाँ हैं, जैसे उसने कहा था, बुद्धू का कांटा आदि। प्रेमचंद्र का है शतरंज के खिलाड़ी, सवा शेर गेहूँ, बहुत ही प्रसिद्ध है इनकी ये लेख, सवा शेर गेहूँ। यूट्यूब पे भी आपको मिलेगा, सवा शेर गेहूँ आप सर्च करेंगे तो इस पर एक नाटक आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद सदगति, ये भी एक बहुत ही अच्छा नाटक है मुंशी प्रेमचंद का, आपसे ज़रूर देखिएगा। शांति, कफन आदि प्रेमचंद के हैं। इसके अलावा ठाकुर का कुआं और तमाम ऐसी चीज़ें, ईदगाह वगैरह सब मुंशी प्रेमचंद की हैं। भगवान दास की बात करें तो इसका सिला हुआ आदमी, सूर्यास्त से पहले लक्ष्मण रेखा, सीढ़ियाँ आदि भगवान दास की रचनाएं हैं। अगला देखें प्रश्न, उर्वशी किसका काव्य है? तो ये है रामधारी सिंह दिनकर जी का काव्य है उर्वशी। आगे देखें दोस्तों, उर्वशी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित काव्य है। ओ माय गॉड, ये हमसे मिस्टेक हो गया दोस्तों, सॉरी, ये गलत है। उर्वशी जयशंकर प्रसाद का काव्य है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं रचनाकारों का और उनके रचनाओं। जयशंकर प्रसाद का कामायनी, ध्रुव स्वामी, कलांग, आशु, तितली, चंद्रगुप्त आदि। मैथिली शरण गुप्त, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वृद्ध, पंचवटी, भारत भारती आदि। रामधारी सिंह दिनकर की है रेणुका, हुंकार, उर्वशी, रश्मि रथी आदि। देखिए, उर्वशी तो रामधारी सिंह दिनकर की है, इसमें यहाँ पे आंसर में ही गलत दिया शायद। उर्वशी को एक बार आप सर्च करिएगा गूगल पर, उर्वशी रामधारी सिंह, तभी तो मैं कहूँ कि कैसे गलत हो रहा है मेरा। ये रामधारी सिंह दिनकर का ही है, जयशंकर प्रसाद का नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया है कि रामधारी सिंह दिनकर का है उर्वशी। महादेवी वर्मा का है यामा, नीरज, यामा बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया। नीरजा, दीपशिखा, ये तीनों बहुत बार पूछा गया है।
महादेव वर्मा का। नोट: उर्वशी दिनकर जी की गीत गति नाट तथा प्रसाद जी का प्रसिद्ध काव्य है। ओ माय गॉड, ये बात है। देखिए यहाँ पर पूछा क्या है प्रश्न में, एक मिनट, ये पूछा है किसका काव्य है, सॉरी हाँ काव्य पूछा है ना। तो काव्य की बात करें तो काव्य जयशंकर प्रसाद का ही है, जबकि उर्वशी जो दिनकर जी का है वो नाट्य है। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद ही इसका सही उत्तर होगा। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। ठीक है, तो ये एक नया नॉलेज हमें भी सीखने को मिला। उर्वशी दोनों की रचनाएं हैं, लेकिन यहाँ काव्य पूछा है तो काव्य जब पूछे तो जयशंकर प्रसाद है, और नाट्य पूछे तो रामधारी सिंह दिनकर। ये बात ध्यान रखिएगा। 255 मिनट हो गए 50 प्रश्न को हल करने में। आई थिंक ये कोई ज़्यादा नहीं है। 50 अगर प्रश्न आप अच्छे से पढ़ते हैं, वैसे भी 1 मिनट एक प्रश्न को हल करने में आप देते ही हैं, तो एक्सप्लेनेशन के साथ और बहुत सारी जो है रिलेटेड जानकारी साथ साथ मिल जाए तो 55 मिनट कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 5 ही मिनट ज़्यादा लगा है, 5-6 मिनट। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा आपका क्लास है। आप इसे देखें और लोगों को शेयर करें ताकि हिंदी भाषा को अच्छे से समझें। और बहुत सारे हिंदी के शब्द आजकल के लोग नहीं समझ पाते, बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। तो लोगों के अंदर अवेयरनेस आए अपने देसी भाषा के प्रति, अपने हिंदी के प्रति। और चूँकि आप अपनी राष्ट्रीय भाषा है हिंदी, और हिंदी का जो है लोगों को ज्ञान हो, इसलिए आप उन लोगों को भी शेयर करें जो हिंदी को इतनी गहराई से नहीं जानते। और चूँकि एक आम नागरिक को भी जानना ज़रूरी है, इसलिए इस विषय को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि लोग खाली समय में यूट्यूब पर फालतू चीज़ें देखने की बजाय ऐसी अच्छी चीज़ें देखें जिससे वो अपने देश और राष्ट्र की भाषा के बारे में एक अच्छी जानकारी हासिल कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंटेंस लाइट यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहने के लिए। हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।